वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम जुनैर आजहर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 90% मैंडेट रखने वाला पाकिस्तान का एक जियोपॉलिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फेडरेटिंग यूनिट केपी, उसका वजीर आला 24 घंटे से ज़ायद लापता रहने के बाद एकदम से असेंबली में पहुंच गए। उसी तरह गरजना बरसना शुरू हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि ये कहाँ थे और इतनी देर तक एक सूबा एग्जेक्टिव अथॉरिटी के बगैर क्यों था। ये बड़े मेजर क्वेश्चंस हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल कैटेगोरिकली कह दिया था कि वो खुद केपी हाउस से फ़रार हुए हैं। कुछ तस्वीर भी जारी की गई थी जिनमें अली अमीन गंडापुर को केपी हाउस में आते हुए तो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था, लेकिन बाहर निकलने की तस्वीरें कुछ वाज़ेह नहीं थीं। लेकिन ख़ुद केपी के वज़ीर सेहत ने कहा कि ये तस्वीर उन्हीं की थीं। रात भर डी चौक में पुलिस और कारकुनान आमने सामने रहे, महाज आराई रही। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया था और अब डी चौक में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। इसके अलावा पीटीआई के कारकुनान और लीडरशिप के खिलाफ एक क्रैकडाउन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी ने भी ये कहा है कि पीटीआई के कारकुनान जहां भी खुफिया ठिकानों पे हैं वहां छापे मारे जाएंगे। इस सारे मंजरनामे में एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत भी हुई, जो कि बहुत वारिसम है कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई। पुलिस ने दावा किया कि कारकुनान की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया था जिसके बाद वो शहीद हुए। ऑन दी अदर हैंड पीटीआई के कितने लोग ज़ख्मी हैं इस हवाले से कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि अगर कोई ज़ख्मी है तो वो किस हॉस्पिटल में है और कहाँ है। लगता है मुल्क में बेहतरी का ख्वाब देखने वालों को फ़िलहाल सिर्फ इन्हीं सवालों पे इक्तफ़ा करना पड़ेगा कि आखिर अली अमीन गंडापुर ये तीसरी दफ़ा इतनी देर तक कहाँ गायब थे। केपी कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बानी पीटीआई अगला स्टेप क्या लेंगे और तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ गायब थी। सिर्फ कारकुनान क्यों नज़र आ रहे थे सड़कों पे। और ये जो पीटीएम पे पाबंदी लगी है इसके पीछे भी कुछ अलहदा वजूहात हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तदीयाकार हैं, सहाफ़ी भी हैं। मुजम्मिल साहब, ये कब तक पाकिस्तान इस ड्रामाई अंदाज में चलता रहेगा? कम से कम इंटीरियर मिनिस्टर को तो पता होना चाहिए था कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं केपी हाउस में था तो वो बता देते कि वो केपी हाउस में हैं। एंड व्हाट सरप्राइजेस मी इवन मोर इज़ कि जब सहाफ़ियों ने पूछा कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है तो उन्होंने कहा आप बता दें। किसी सहाफ़ी ने भी नहीं कहा कि हमें मालूम है वो केपी हाउस में है। ये किधर थे और ये क्या मुहिम्मा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि गंडापुर और मोहसिन नकवी एक ही बात कर रहे हैं। गंडापुर भी कह रहे हैं मैं गिरफ्तार नहीं था और मोहसिन नकवी भी कह रहे हैं कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। जवाब कोई नहीं दे रहा। देखिए, एक मेरी बात सुने, आप जरा स्क्रिप्ट पढ़ें। मुझे लग रहा है कि मोहसिन नकवी और गंडापुर के पास एक ही स्क्रिप्ट है। दोनों सेम पेज पे थे, दोनों सेम पेज पर हैं। आप देखिए ना, एक ही बात दोनों मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उन्हें हिरासत में लिया, वो कह रहे हैं मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ओके, वो फेयर एनफ। वो कह रहे हैं वो केपी हाउस से चले गए। वो कह रहे हैं कि मैं रात इस्लामाबाद में ही था, मैं 12 जिले फिर के यहाँ पे पहुंचा हूँ। वो यही बात मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि वो चले गए थे, वो भी यही कह रहे हैं मैं चला गया था। ओके, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी बात है जो वफाकी हुकूमत कह रही है और गंडापुर उसको डिनाई कर रही है? अच्छा, ठीक है ना। वो वफाकी हुकूमत कह रही है कि वो अपना आराम से केपी हाउस से चले गए, वो भी कहते हैं मैं चला गया था और आराम से 12 जिले घूम के। मुझे नहीं पता इस्लामाबाद केपी हाउस तो अगर सारा सेम पेज चल रहा था तो फिर 12 जिले घूम के क्यों वापस पहुंचे और एकदम से इजलास में कैसे पहुंच गए? 100 किलोमीटर है सारा, 12 जिले क्यों घूमे? दैट इज माई क्वेश्चन एग्जैक्टली। ये तो अब गंडापुर बताएंगे ना कि उन्होंने इस्लामाबाद से पेशावर जाने के लिए 12 जिले क्यों घूमे। वो मोटरवे से गाड़ी लेते और आराम से लिफ्ट लेते और पेशावर उतर जाते। मुजम्मिल साहब, खबर तो आपके पास होती है, इतना सिंपलिस्टिक आंसर मुझे मत दें, कुछ बताएं कि क्या सिलसिला चल रहा है ये। मुझे तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेटेड लग रहा है गंडापुर का। इस बार ठीक अपडेट किया उन्होंने। देखिए ना कैसा फर बोल रहा है तोता। आप बताएं कि पूरी पीटीआई कह रही है हमने एहतजाज खत्म नहीं किया, एहतजाज जारी है। गंडापुर क्या कह रहे हैं? हमने कि डी चौक जाना था, वहां से वापस आ गए। हम डी चौक भी पहुंच गए थे, वो तो ये कह रहे हैं। तो डी चौक पहुंच के एहतजाज खत्म करने का तो कोई ऐलान नहीं है पीटीआई की तरफ से। ये तो गंडापुर ने कर दिया है। हाँ,
तो ये तो गंडापुर नहीं, आज एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया ना। फिर जो पॉलिटिकल कमेटी के फैसले हैं और गंडापुर जो कह रहा है उस वो मैच नहीं कर रहे आपस में। एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे। कल हमें ये भी पता चला था कि शायद बैरिस्टर गौहर जाके अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मिलेंगे, फिर टिल फर्दर नोटिस वो क्या कहते हैं, फिर कुछ डिसीजन होगा, उधर से भी कोई आवाज़ नहीं आई और फिर एकदम से गंडापुर साहब जो हैं वो मंजर आम पे आ गए। क्या कोई राब्ते चल रहे हैं या ये जान के चीज़ें इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट की जा रही हैं कि मुहिम्मा फैले? क्या हो रहा है? उसकी वजह ये है, वाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज केपी इज़ वेरी वल्नरेबल। आज भी पीटीएम पे वहाँ पे पाबंदी लगी है, वो अपने जिरगे को इस्लामाबाद तक लाना चाहते थे। केओस मच सकता है। हमें पता है कि एक तकरीबन 34 इंटरनेशनल डिग्नेटरीज जो हैं वो इस्लामाबाद आने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डायसेक्ट कि ये हो क्या रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि एहतजाज खत्म हो जाए। गंडापुर ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का एक काम तो उन्होंने कर दिया ना कि केपी असेंबली में खड़े होकर एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। दोबारा इस्लामाबाद ना जाने का ऐलान किया, वरना वो कहते जी कि मेरी पार्टी ने भी एहतजाज खत्म नहीं किया, हम सब दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। ऐसा कोई ऐलान उन्होंने नहीं किया। मुझे गंडापुर और फेडरल गवर्नमेंट इस तकरीर के बाद सेम पेज पे नजर आ रही हैं। तो आप लहजे और गुफ्तगू पर ना जाएं, आप स्क्रिप्ट दोनों का एक है, एक बात कर रहे हैं दोनों। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है एहतजाज खत्म कर दें, गंडापुर कह रहा है एहतजाज खत्म हो गया। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया, गंडापुर कह रहा है मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने गिरफ्तार नहीं किया। यानी कि मैं इसको इस तरह कंक्लूड करूं कि आपको दोनों सेम पेज पे लग रहे हैं, गवर्नमेंट भी और गंडापुर साहब भी सेम पेज पे, और जिनके पास थैंक यू सो मच मुजम्मिल सर वर्दी साहब। इंटरेस्टिंग एनालिसिस, बट स्टिल स्टेट्स इस तरह तो नहीं चलती, ये सेम पेज कुछ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसको डायसेक्ट करेंगे फर्दर आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन, और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो सारी सूरत हाल अनफोल्ड हुई है एंड आई वुड से कि अभी तक हो रही है, ये किस तरफ जा रहे हैं? मैं इन पर्टिकुलर केपी के बारे में कल से ये क्वेश्चंस कर रही हूँ कि हमारा एक सूबा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे जो डायनामिक्स हैं पीटीआई के वो सारे ड्रिवन टूवर्ड्स प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन लग रहे हैं फॉर वट एवर रीजंस को हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं और हम जानते भी हैं। लेकिन वहाँ पे इस वक्त जो थ्रेट है फ्रॉम द बॉर्डर साइड, उसके अलावा भी इंटरनली भी इंटरनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस को भी इम्प्रूव होना चाहिए। कब जाके हम सूबों के लेवल पे ये बात करना शुरू करेंगे कि गवर्नेंस भी इम्प्रूव होनी चाहिए? किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप चीज़ों को? आई थिंक इट्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। और मैं एक चीज़ कहूँ कि जब से 1971 के वक्त अगर जो सिचुएशन थी उसमें सेंटर की और एक प्रोविंस के दरमियान एक एक्सट्रीम जंग थी। ईस्ट पाकिस्तान जाहिर है जो सूबा था और पिंडी या इस्लामाबाद के दरमियान एक ऐसा टेंशन वाला माहौल था कि बिल्कुल कट ऑफ होके रह गए थे हर लिहाज से। और जाहिर है उसने जो कंट्रीब्यूट किया फिर जो डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस वो सब हमें पता है। सो पिछले अदवारों में अगर आप देखें कि जब जिस तरह 2013 से 2018 देखें, वहाँ पीटीआई की हुकूमत थी, परवेज खटक साहब थे, और पीएमएलएन की हुकूमत थी सेंटर में, बट एक वर्किंग रिलेशनशिप था। Absolutely. सो परवेज खटक मतलब वो कोई ऐसा इशू नहीं होता था कि उनके साथ बात करना, उनको मीटिंग्स में बुलाना, बिकॉज देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि सूबे और सेंटर के दरमियान कंटिन्यूसली होनी जरूरी होती है। ना प्रोसेस वेयर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू साइड्स। कनेक्शन सिर्फ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर नहीं, जाहिर है उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी है, कमिटीज के लेवल पे, सेक्रेटरीज के लेवल पे, एक्चुअली एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसको रोल आउट कैसे होना है, हर सूबे की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तय हो चुका है बजट एंड सो ऑन। सो इस वक्त तो सब टूट चुका है वो सारा कनेक्शन, एज इट लुक्स लाइक कि डेडलॉक है। एंड आई डोंट नो कि ये सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड, और चंद महीने या हफ्तों में समथिंग हैज टू गिव इन। एटलीस्ट
टू द एक्सटेंड के जी वर्किंग रिलेशनशिप तो रहे। अब सेंटर वाले और पंजाब की हुकूमत वाले जिस तरह से वो कहते हैं कि वो चढ़ाई करते हैं और एक लश्कर लेके आते हैं पंजाब की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि क्या सूबे केपी वाले लोग इस्लामाबाद जाके जलसा नहीं कर सकते या अटेंड नहीं कर सकते, या लाहौर जाके जलसा, विच इज फाइन, पहले भी होता रहा है। सो आई थिंक सेंटर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमेशा फेडरल हुकूमत की, बिकॉज अगर आप एक जलसा करते हैं, आप इस्लामाबाद को छोड़ते हैं, आप लाहौर का कल ले लें, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई को तो खुद फायदा पहुंचा देती है हुकूमत 50-60 कंटेनर खड़े करके और सारे रस्तों को चौक के। सो लोग अगर नहीं आते तो पीटीआई के पास बड़ा अच्छा बहाना है कि जी हमारे तो बिल्कुल पकड़ धकड़ भी है, एफआईआर भी कट रही हैं, जगह भी नहीं है जाने की, रास्ते भी बंद हैं, गाड़ियां भी नहीं जा सकती। सेम वाज ट्रू ऑफ इस्लामाबाद एंड इट्स नॉट जस्ट अ न्यू थिंग। आप पहला जलसा देखें जो आज से 3 हफ्ते पहले ये कब हुआ था इस्लामाबाद में, तो 30 पॉइंट्स पर को चोक कर दिया था कि वहां से एंट्री मुश्किल हो गई थी, और फिर कंटेनर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो है कि अगर आप किसी को जलसा ना करने दें, उस पर कंडीशंस इतनी ज्यादा लगाएं, this will lead to more confrontation. This will not solve the problem. पीटीआई वाले तो चुप करके बैठने वाले नहीं है, गंडापुर साहब ना चुप करके बैठने वाले हैं, इमरान खान साहब जेल से जो हिदायत देंगे, दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। आपने खुद अपनी बात को शुरू इस बात से किया कि somebody got to give, और यहाँ पे अपीजमेंट तो किसी जानिब से भी नज़र नहीं आ रही स्टेट का। मैंने कल मुसद्दिक मलिक साहब से ये क्वेश्चन किया कि आप लोग भी जो रिएक्शन दे देते हैं वो थोड़ा सा ओवर ब्लोन नहीं होता? आप लोग खुद सब कुछ बंद करके ये बता देते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो तो क्लेम करेंगे ये उनकी कामयाबी है, और आप भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास मीडिएटर कोई नहीं है, हमें सबको एक टेबल पे लाने वाला कोई नहीं नज़र आ रहा, बावजूद इसके कि मौलाना ने ऑपोजिशन का रोल भी संभाला हुआ है, साथ ही वो रिकन्सिलिएटरी पोस्चरिंग भी करते हैं जब वो कहते हैं कि इस टाइम पे ना करें जल्द से जलूस। तो मैंने इनसे पूछा है गवर्नमेंट के लोगों से, मौलाना कोई यूज़ कर लें, इंगेज करें विद इमरान खान बानी पीटीआई, और पीटीआई के लोगों से मैं ये कहती हूँ कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अपना जलसा कैंसिल कर सकते हैं तो फिर पॉलिटिकल रीजंस और एससीओ कॉन्फ्रेंस के इजलास को लेते हुए भी कोई 2 हफ्ते कैंसिल कर लें तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से नोबडी इज गिविंग इन। उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल 17 तारीख को एससीओ कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। सो व्हाट्स रॉन्ग कि पीटीआई 18 से कर ले जो भी जलसे जुलूस करने, या आपने इस्लामाबाद को फतह करना जो भी है। मतलब प्रॉब्लम इज कि उसकी शुरुआत भी हुकूमत की तरफ से होगी। वो जो अमेंडमेंट्स है, जो बिल है, अगर हुकूमत आज ये कह दे कि 18 से पहले हम नहीं बुलाएंगे इजलास, तो आई थिंक फिर सारा प्रेशर पीटीआई पर पड़ेगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वो इजलास होता है और वो अमेंडमेंट्स करने के लिए होता है, और जो कि मेरी नजर में तो ऐसी है कि वो पूरे के पूरा सिस्टम को चेंज करके रख देगा, तो अगर आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ये कहें कि आप एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम वो अमेंडमेंट्स पास कर रहे हैं जिससे पूरा जो जुडिशियल निजाम है वो तहस नहस हो जाएगा, आप इंतजार करेंगे एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर तो जवाब फिर वो तो जवाब यही देंगे। ट्रू, अग्रीड। कल फवाद चौधरी साहब मुझे कह रहे थे, क्योंकि मेरा सवाल उनसे ये था कि अगर सिचुएशन आईनी अदालत को लेके इतनी कंट्रोवर्शियल है, वकला बरादरी इस पे बहुत परेशान है, तो निकल क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा मंडे ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि जजेस और वकला आपको एक पेज पे भी नज़र आएंगे और सड़कों पे भी नज़र आएंगे। आपको कोई इत्तला है ऐसी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी देखें, सडनली देयर इज अ रियलाइजेशन अमंग द लीगल कम्युनिटी जो अभी तक नहीं थी। हैरानकुन बात है कि ये तो पूरा डिसमेंटलिंग होगा। आज का जो जुडिशियल निजाम है हमारा, उसको डिसमेंटल करने जा रही है, उसकी जगह एक नया खड़ा करने जा रही है, और वो जो है वो एक ताबे होगा वफाकी हुकूमत के। सो उसको आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। सो इट्स अबाउट नाउ और नेवर। सो अगर अब प्रीएम्प्ट करना, ये एक दफा अमेंडमेंट्स होगी उसके बाद आप बाहर निकलेगा तो कोई फायदा ही नहीं है। और खैर फायदा तो हमेशा होता है जब भी आप प्रोटेस्ट करना चाहें, बट अगर वो पहले करेंगे, प्रीएम्प्ट करेंगे, हुकूमत पर दबाव डालेंगे, तो हुकूमत को महसूस तो होगा कि जी ये इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इतना आसान, और खासतौर पर वो पीटीआई के मुनर्रिफीन जो हैं जिन्होंने वोट डालने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ये को फैसिलिटेट किया गया है, तो वो उन पर भी दबाव होगा
तो आई थिंक मेरा अपना जो मेरी लीगल कम्युनिटी वालों से बातचीत है और मैंने पता किया है, सो वो एक पीक कर रहा है अब, वो जो एंगर है बिल्ड कर रहा है। मंडे ऑन कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में, और सो एनीथिंग कैन हैपन। सो अगर लॉयर्स, जाहिर है 100% तो नहीं लीगल कम्युनिटी ऑपोजिशन के साथ या हुकूमत के खिलाफ, लेकिन अच्छी एक साइज़ मेजॉरिटी है जो कि इस चीज को रख के बहुत ज्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और बहुत से वो भी लॉयर्स जो कि हुकूमत को नॉर्मली सपोर्ट करते हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि बहुत सी चीजें तो ऐसी है ना कि देखिए ये सारी उम्र के लिए है, ये कोई एक वक्त के लिए तो नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अगर आप किसी को गायब कर देंगे और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, तो वो इस किस्म की चीजें, या चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, जजेस की अपॉइंटमेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अच्छा जुबैर साहब, द फनी थिंग इज़, मैं इसको फ़नी इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग बड़ा कन्वीनियंटली जहाँ पे जो सूरत हाल सूट करती है ना, हम उसको कोट करना शुरू कर देते हैं। वेरी कन्वीनियंटली गवर्नमेंट की तरफ से लोग ये दलाइल देते हैं कि आइनी कोर्ट तो पूरी दुनिया में है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और यूएस जैसे मुल्क में भी जजेस के इंटरव्यूज़ होते हैं, कांग्रेस की कमेटीज़ के आगे जजेस पेश होते हैं, सवाल के जवाब देते हैं। ऑस्ट्रिया में आज से 180 ईयर्स पहले आइनी कोर्ट बन गई थी। मतलब भूल जाते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, और हमें यूरोप की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। द थिंग इज़ कि अगर हम ये मान भी लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने में कोई हर्ज नहीं है, बट वी ऑल नो कि इस वक्त ये पर्सन स्पेसिफिक है। Why do you think कि वो एक बंदे की खातिर या एक उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी की खातिर सारा पॉलिटिकल लीगो जो हमारा रोड मैप है उसको तब्दील करने को तैयार हैं? अगर आपने 2 या 3 रीजंस आपके जहन में कौन सी आती हैं? देखिए, एक तो पर्सन स्पेसिफिक है, जेंडर स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। देखिए अमेंडमेंट्स होंगी तो हु विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट? एक तो वो जज साहब होंगे जो भी चीफ जस्टिस लगेंगे फेडरल कोर्ट के, मेरे हिसाब से तो जस्टिस फाइज ईसा होंगे, और उसके बदले में सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर वो नहीं होते और कोई और होते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा? देखिए फिर मुझे समझने में बहुत, फिर तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंस है, और कन्फ्रंट करने के लिए हुकूमत तैयार है कि 25 अक्टूबर गुजरने दे। एग्जैक्टली जो जिस तरह से मैं 63A का है, 63A के दोनों साइड पर एक हमेशा हमारी हिस्ट्री में लॉजिक रही है कि क्या पार्टी लाइन से अगेंस्ट जाके वोट डालना, अब कोई कहे अमेरिका में तो दे सकते हैं, आपने जैसे कहा अमेरिका के बिल्कुल डिफरेंट वो है, यहाँ डिफरेंट है, या किस तरह से यूज किया जाता है, दूसरे भी साइड पर भी आर्गुमेंट है। बट द पॉइंट इज इस वक्त ये करना तो बिल्कुल क्लियरली ये इसलिए आप कर रहे हैं कि आपने अभी अमेंडमेंट्स करनी है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने कानून को चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को। सो वो एस्पेक्ट जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक दिन रात को ऑर्डिनेंस आया कि जी जो कमेटी है जजेस की 3 रुकनी कमेटी, उसकी कैसे कंपोजिशन होगी, आपने रात को वो कर दिया, ऑर्डिनेंस दे दिया, और दूसरे दिन जस्टिस ने उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी, नोइंग के उसके सोल बेनिफिशियरी जो हैं वो खुद थे, वो भी उसमें बैठ गए, वरना वो तो अभी जानने वाले थे। अब 2 महीने के बाद उसकी जस्टिस कमेटी का चेंज कर देते कंपोजिशन। आज 63A अगर हुकूमत समझती है कि इतनी जरूरी है तो वो 1 महीने के बाद कर सकती थी, ये बिल्कुल तासुर खत्म करने के लिए। तो यानी कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि वो कोई डिफरेंट तासुर ही दे दे, कोई डिफरेंट पोस्चरिंग ही कर ले कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, हम कंसिडर कर रहे हैं शायद कोई और हो। वो भी बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं और बड़े कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं कि जैसे हम चाह रहे हैं वैसे ही होगा। मेरे ख्याल है पॉलिटिकल पोस्चरिंग पॉलिटिशियंस की तरफ से इतनी एडमेंट होना बड़ी नुकसानदेह होती है, और हम इस वक्त जो हालात देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, अभी एससीओ का इजलास जो है वो आपको इस्लामाबाद फोर्ट्रेस बना हुआ ही नज़र आ रहा है, और अगर उसी तरीके से सब कुछ होना है तो फिर क्या फ़ायदा कि इस तरह 34 मंदूबीन पाकिस्तान आ रहे हैं। वी आर सपोज टू बी हैप्पी कि थिंग्स आर हैपनिंग फाइनली, लेकिन ईरान तक जो वॉर पहुंच गई है उसका एक अपना इम्पैक्ट है। एक्सटर्नल डायनेमिक्स इंटरनल डायनेमिक्स इतनी बुरी तरह ब्लेंड किए हुए हैं नेगेटिवली, लेकिन कोई भी नहीं सोच रहा। आप किस तरफ जाती देख रहे हैं सिचुएशन? तो देखो ना, उनके साथ वो तमाम डेलीगेट्स जो आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे जो हैं, उनके साथ उनके वज़रा भी आएंगे, और उनके साथ मीडिया टीम्स आएंगी उनकी अपनी। और आप ज्यादा मेरे से अच्छी
तरह समझ सकती है कि उनकी मीडिया जो है वो स्निफ करने की कोशिश करेगी टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ से जो स्टोरीज के भेजेंगे वो सिर्फ एससीओ समिट को कवर करने के लिए नहीं, बिकॉज वो काफी ड्राई सब्जेक्ट है, वो ज्यादा मसाला लगा के पाकिस्तान में हो क्या रहा है। इमेजिन इंडियन मीडिया टीम इज हियर एंड व्हाट इट इज रिपोर्टिंग बैक, और विजुअल्स जो यहाँ से जा रहे हैं वो वही कंटेनर्स के जा रहे हैं और डिप्लॉयड हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। लेट्स होप एंड सी कंटेनर, बट उसकी एक शर्त ये है, बहुत बड़ी शर्त ये है, आई थिंक टेस्ट ना करें पीटीआई को भी कि जी एससीओ समिट में भी वो आने की कोशिश करेंगे, बट आप ये अगर अगले हफ्ते इजलास बुला लेते हैं पार्लियामेंट का अमेंडमेंट करने के लिए, देन एवरीथिंग इज अप। I think it's going to be in air, of course. Let's hope better sense prevails. Thank you so much, Mohammad Zubair साहब, हमें join करने के लिए. Let's take a short break here. वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे अगर नज़र डालें तो कल 7 अक्टूबर को गज़ा पर इजरायली जारहियत को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से दुनिया भर में इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इस दिन को वर्ल्ड रेजिस्टेंस डे के तौर पे मनाया जा रहा है। 1945 ने अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक्स किए थे और 1998 में तकरीबन 53 साल बाद पहली दफ़ा इस इंसानी अलमिये पे जापान से माफ़ी मांगी। लेकिन 2016 में जब बराक ओबामा हिरोशिमा के दौरे पे गए तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि जंग में कई मुश्किल फ़ैसले एज अ लीडर करने पड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इंसानों के कत्लेआम को आराम से अपनी स्ट्रैटेजी की नज़र कर दिया या स्ट्रैटेजी से जस्टिफाई कर दिया। अगर अमेरिका का ये आप बैकग्राउंड जहन में रखें तो गज़ा और लबनान के जो इंसानी अलमिये हैं उस पर उसका जंग का हिस्सा होना कोई अजीब बात भी नहीं लगती और बिल्कुल नॉर्मल बात लगती है। जिस मुल्क के सारे पॉलिटिशियंस इजरायली लॉबिंग एजेंसीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस पर डिपेंडेंट हों, जिनको सुपर पैक कहा जाता है, वो कैसे उस फंडिंग को लेने के बाद ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं या ऐसी पॉलिसी का हिस्सा बने जो इसराइल के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा इस 7 अक्टूबर के कॉन्फ्लिक्ट को बज़ाहिर 1 साल मुकम्मल हुआ है, लेकिन ये मत भूलिए कि फ़लस्तीनी ये सब 1948 से बर्दाश्त कर रहे हैं, जब कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट जिसका नाम इज़राइल है वजूद, और इसको इस्टेब्लिश करने में इन सब मुल्कों ने मुकम्मल हिस्सा डाला। इस मामले में फ़लस्तीनियों पे क्या गुजर रही है इसको तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आज के दिन की मुनासबत से हम एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी और गज़ा के नुमाइंदे जलाल उल फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और थोड़ी सी सेंटिमेंटल वैल्यू के प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे हम। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसे मैंने पहले कहा, बज़ाहिर 1 साल मुकम्मल हुआ है, लेकिन आप लोग ये सब कुछ कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, हिस्ट्री इसकी गवाह है। आज आपको अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट कहाँ नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले बात तो मैं इन अल्फाजों से शुरू करूंगा कि 7 अक्टूबर ये वो तारीख है जो अगर देखा जाए तो इस तारीख को सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वो तारीख है जिसके अंदर एक मजलूम अवाम, एक मजलूम कौम जिनका नाम है फ़लस्तीनी कौम, फ़लस्तीनी अवाम है, जिनको आपने तो फरमाया कि 1948 से इसराइल का क़याम या 76 साल से, मैं तो आपकी बात बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी कौम सिर्फ इसराइल के क़याम से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म होने के बाद पहले से एब्सोल्युटली, यानी आप यू कैन से, ये आप कह सकती हैं कि 1 सदी से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि फ़लस्तीनी का जो कत्ल आम है वो सन 1948 या 2024 या 2023 7 अक्टूबर से शुरू नहीं हुआ, वो सल्तनत उस्मानियत के ख़त्म होने के बाद से शुरू हुआ। ट्रू। ये वो तारीख 7 अक्टूबर है जिसको इसलिए सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए, वो इसलिए
क्योंकि ये वो दिन है जो मजलूम अवाम उठे हैं अपनी जंगजू के साथ जुल्म के खिलाफ। ये वो तारीख है जिसके अंदर इसराइल का हकीकत का पता चल जाएगा। इसराइल जो अपना आप को एक जो है वैसी दहशतगर्द रियासत है, जो दूसरों के लिए एक बूट, जो से कहते हैं ना चुड़ैल, अपना आप को शो किया हुआ था और दुनिया को डराता फिरा है, तो वो 7 अक्टूबर जो है फेल साबित हुआ। इनकी एजेंसियां, इनकी इंटेलिजेंसेस और इनके जो इदारे हैं वो सब फेल साबित हुए, नाकाम हुए, उसमें बिल्कुल नाकाम हुए। तो इन अल्फाज, अगर मैंने ये सुनारी के अल्फाज इसलिए कहा क्योंकि आज इस 7 अक्टूबर की वजह से दुनिया बदल गई है मोहतरमा। 7 अक्टूबर ने गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना दिया। 7 अक्टूबर ने इंसानियत को उजागर रखा है। 7 अक्टूबर ने फलस्तीनी का जो कोज जो स्क्रीन से गायब हुआ, इंटरनेशनल फोरम पर था किसी दौर में, वो गायब हो चुका था। तो 7 अक्टूबर ने इसी फलस्तीनी कोज को दोबारा वापस लाया है। 7 अक्टूबर की वजह से आज फलस्तीनी आजाद रियासत की बात किया जा रहा, जबकि हम सालों साल से गज़ा के फलस्तीनी आवाम का हक की या इनकी जो राइट्स हैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अच्छा, अब दूसरा पहलू है 7 अक्टूबर में कि इसी दिन को बिस्या दिन का मनाना चाहिए। वो कैसे? आप कहेंगे कि आपकी बातों में तजाज क्यों है, वो मैं कहूंगा आपको। इसलिए 7 अक्टूबर ने मुस्लिम उम्मत की हकीकत को अश्कार किया है। 7 अक्टूबर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के हकीकत को भी सामने रख दिया, अश्कार कर दिया, बेनकाब कर दिया। 7 अक्टूबर ने दुनिया को बता दिया और दिखाया कि दुनिया में और इस वर्ल्ड में कोई जस्टिस नहीं है। 7 अक्टूबर ने अमेरिका का भी हकीकत अश्कार कर दिया, इसराइल जो दहशतगर्द उसको भी अश्कार कर दिया, और मगरब ताकतें इनको भी दुनिया के सामने जो अपना आप को अमन और जस्टिस का अलमबरदार अपना आप को दावा करते हैं, वो इनको भी अश्कार किया गया है। आज 7 अक्टूबर ने ये भी दिखाया, और सबसे पहला ये सबक हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए, हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों के लिए भी है कि उम्मत मुस्लिमा से आप कभी भी कोई भी अच्छाई का तवक्को मत रखिएगा। इसलिए मैं कहूंगा आज कि 7 अक्टूबर हमारे लिए बतौर फलस्तीनी बाइस फख्र का दिन है, बाइस फख्र का दिन है। और इंशाअल्लाह ये हमारी जिद्दोजहद है इसराइल के खिलाफ वो जारी रहेगा। कोई बात नहीं, 40, 42, 45 हजार शहीद, 30,000 मिसिंग पर्सन्स लापता, यकीनन इनमें से ज्यादातर शहीद हो चुके, 1 लाख से ऊपर हमारी जख्मी, जिनमें से तकरीबन 40,000 माजूर हो चुके। लोग वहां पर बेघर, मेरी आवाम भूखा प्यासे, हर तरह की जंग, हर तरह की अजाब इनके ऊपर मुसल्लत किया गया है, हर तरह की तकलीफ है और जुल्म सितम इन पर मुसल्लत किया गया है। लेकिन आपके जो ये अल्फाज हैं ना कि 43,000 लोगों की शहादत, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद मेरे पास अल्फाज कोई नहीं है आपके पास डिस्कशन करने के लिए, लेकिन सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि जो कुछ हो रहा है, जिसमें नीचे रबल के ढेर हैं और ऊपर से अमरीकी सोल्जर्स जो हैं वो एड के डब्बे फेंक रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ तो अब सिर्फ कब्रिस्तान बाकी है, पता नहीं हम किसके लिए वो ह्यूमैनिटेरियन एड ड्रॉप कर रहे थे पैराशूट से। आपको लगता है कि किसी शक्ल में भी फ़लस्तीन अब फ़लस्तीनियों का रह गया है? मोहतरमा, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि
अगर इस कब्जा प्रोग्राम तो से मुकम्मल कर लिया उन्होंने, इन माय ओपिनियन जो वो करना चाहते थे वो तो कर लिया उन्होंने। मोहतरमा, मैं ये चाहता था कि इस प्रोग्राम से पहले, मुझे मदऊ करने से पहले, मेरे पास आप कोई डिक्शनरी आप भेज देती कि मैं कोई अल्फाज तलाश करूं उसमें, कि मैं अपने अवाम के, अपने बहन भाइयों का, अपने कौम की हालात के बताने के लिए मैं कोई अल्फाज तलाश करना चाहता था। आप यकीन कीजिएगा, गजा के अवाम ऐसे इस तरह ऐसा यानी हालात फेस कर रहे हैं कि आपके और आपके नाज़रीन की तसव्वुर में भी नहीं है, इन्होंने जो बर्दाश्त किया है और बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल, आपने जो पॉइंट के कहा कि 43,000 शहीद है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल के लिए 43,000 क्या है? हमारे जो 23 लाख अवाम गजा के और तकरीबन 30 लाख के करीब मगरबी किनारा के, बामा इंक्लूड मैं खुद आपके सामने जलाल अल-फर्रा गजा के तर्जुमान, मेरे दोनों औलाद यूसुफ और महमूद, हम मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल पर कुर्बान है। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। और गजा के अवाम के आवाज बन के मैं आपका प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ, कि फलस्तीनी अवाम के आवाज बन के हाजिर हुआ हूँ। इसराइल कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो ये मत सोचिए कि कभी भी हमें शिकस्त दे सकते हैं, शिकस्त नहीं देंगे। हमारा तवक्कुल अल्लाह पे, क्योंकि हमने उम्मत मुस्लिमा को देख लिया, हमने आलम को, पूरे वर्ल्ड को देख लिया, हमने पूरा दुनिया को देख लिया। तो अब हमारा तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर है, और हम मस्जिद अल अक्सा क़िबले अव्वल, अनबिया की सरजमीन, महशर का सरजमीन के लिए हम कुर्बान हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह जब हमारा ये बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा आजाद होगा, और आप मुसलमान हमसे वीजा मांगेंगे। आज मेरे बहन, मुझे थोड़ा सा इजाजत दें, इंशाल्लाह आपके अज़्म को सलाम है जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एंड आई रियली होप कि ये आवाज़, क्योंकि तमाम तीनियों की है, तो ये उम्मत मुस्लिमा सुन रही हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।